नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज से हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इस चैनल पे जो एस्थेटिक सब्जेक्ट्स है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सभी का लेक्चर सीरीज जो है अपलोड किया जाता है और वो सीरीज जो है पूर्व के तरीके से ही कंटिन्यू रहेगा। एक नया लेक्चर सीरीज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें है करेंट अफेयर्स। इसमें हम किस तरीके से स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें। जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला रहेगा कि न्यूज में क्या है। लेकिन देखिए, न्यूज में जो भी बातें आती है वह बहुत कम समय में आप कह सकते हैं कि वह डिसअपेयर हो जाता है और उसका उतने रिलीवेंट नहीं रह जाते। लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है ना, वह परमानेंट होता है। तो हम लोगों का फोकस रहेगा कि उसके पीछे के जितने कंसेप्चुअल डिटेल्स है उसको हम लोग समझें और उसके इम्प्लीकेशंस को समझें। तो फर्स्ट ये रहेगा। सेकंड है कि जो भी डिटेल्ड पीडीएफ होगा वह जो वीडियो रहेगा उसके नीचे का लिंक में आपको शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम पर भी जाके आप जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर पाइएगा। तो दो चीज है, आप नीचे भी इस पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आप डेली जाके उस वहां पर भी आप रीड कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से आपके जो भी टॉपिक्स रहेगा उसका कवरेज रहेगा। जो पीपीटी स्क्रीन पर शेयर होगा उसमें मिनिमम टेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे और एक्सप्लेनेशन जो है आपका पेन के माध्यम से आपके साथ जो है किया जाएगा, ताकि आपका सारा फोकस सुनने और समझने पर रहे। आप जो रिटन टेक्स्ट है वो आप इसके बाद में जाके आप खुद से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यह डिस्क्लेमर है। आप इसके साथ जो है आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी सजेशंस आप लोगों को लगेगा वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में उसको सुधार सके या इंप्रूव कर सके अपने। तो बस इसी के साथ एक नए लेक्चर का शुरुआत आज करने जा रहे हैं कि आर्टिकल 94 में किस प्रकार से जो स्पीकर्स है उन अगर वेकेट होता है तो किस प्रकार से प्रोसीजर होगा, या उनको रिजिग्नेशन किस प्रकार से होगा, या रिमूवल किस प्रकार से होगा। ये सारा डिटेल्स जो है आपका आर्टिकल 94 में देखने को मिलता है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर रिमूवल होना है तो क्या करना पड़ता है। तो 94 जो आर्टिकल है उसको हम लोग डिटेल से यहां पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग थ्रेशोल्ड की बात करें, यानी कि कितना मत पर होना चाहिए अगर इनको रिमूव करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में अगर कोई बिल आता है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग जानते हैं कि 50% से अगर अधिक मत मिल जाता है उस बिल को, तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो बिल पास हो गया। तो यहां पर जो 50% होता है वह होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग लोकसभा में उपस्थित है और वोट दे रहे हैं, दोनों चीज, उपस्थित भी और वोट दे रहे हैं, दोनों का 50%। लेकिन यहां पर जो 50% की बात है हटाने में, लोकसभा स्पीकर को आपका हटाना है, तो उसके लिए टर्म यूज किया गया इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है ये आप समझिए। ये है कि जितना संख्या है लोकसभा का, वर्तमान में अभी लोकसभा का संख्या कितना है, 543 है, तो उसका 50% कम से कम, उससे अधिक एक कम से कम अधिक होना चाहिए। यानी 543 का 50% और प्लस एक, यानी कम से कम जो है आपका संख्या जो है 273 होना चाहिए। यानी आप इसको इस तरीके से समझ के चलिए कि अगर कोई रूलिंग जो गवर्नमेंट है उनके पास तो इतना रहेगा तभी वो सरकार में है। तो सरकार का जब तक समर्थन रहेगा तब तक लोकसभा स्पीकर को हटाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। ध्यान में क्या रखना है, 50% टोटल मेंबरशिप चाहिए इनको हटाने के लिए। तो दूसरा एक चीज और जान लीजिए कि लोकसभा स्पीकर को अगर हटाना है तो कम से कम आपको 14 दिन पहले जो है नोटिस देना होगा, 14 डेज पहले उनको नोटिस देना होगा। और जब ये कार्रवाई चल रहा होगा, रिजोल्यूशन जब आ गया तो उस पर क्या होता है, फिर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। तो इसमें क्या, जब डिबेट और डिस्कशन होगा तो उस समय अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर खुद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तो रिजोल्यूशन आया ही है। तो इस समय जो रिजोल्यूशन जब लाया जाएगा, जब डिस्कशन होगा, तो उस समय डिप्टी स्पीकर करेंगे। ठीक है, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो जो हाउस है, जैसा जिसको
आप कह सकते हैं जिसको चॉइस करेगा उस अनुसार से फिर वो हेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 49 में सामान्यतः अगर कोई बिल पास होता है उस समय लोकसभा स्पीकर देखिएगा कि वो वोट नहीं देते हैं क्यों, लेकिन वो खुद भी मेंबर होते हैं लेकिन वो वोट नहीं देते हैं उस समय। वो वोट कब देते हैं, जब किसी बिल के पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत पड़ जाता है तब वो वोट देने का उनको अधिकार है, जिसे कि फेमसली हम लोग कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां जब उनके विरुद्ध का रिजोल्यूशन है, इनको हटाने का रिजोल्यूशन जब लिया गया है, तब उनके पास स्पेशल राइट है कि वो इस डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो अपना वोट कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल जो 94 है उसके तहत जो है प्रावधान है। हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि क्या इतिहास में ऐसा हुआ। हाँ, इतिहास में 3 बार ऐसे प्रयास किए गए हैं, चाहे वो 1954 की बात हो जब हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे जेबी मावलंकर, उनके खिलाफ भी लाया गया था, ठीक है। बलराम जाखड़ जब थे तब भी लाया गया था। तो 3 बार अभी तक लाया गया है और वो तीनों बार सक्सेसफुल नहीं रहा। आप कारण समझ सकते हैं कि 50% इफेक्टिव मेजोरिटी लाना कभी भी अपोजिशन के लिए आसान नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब हुआ क्या है, अभी का क्राइसिस क्या है, अभी क्यों आए, ये हम लोग अगर समझने की कोशिश करें। देखिए, डिप्टी स्पीकर का पद जो है जब से 18th आपका लोकसभा है तब से ही खाली है, ठीक है। प्लस जो अपोजिशन का यह आरोप है कि यह जो स्पीकर है इनके द्वारा ऐसा एलिगेशन है कि जो एमपी हैं उनको जानबूझकर जो है सस्पेंड कर दिया जाता है बिना किसी आप कह सकते हैं प्रॉपर ग्राउंड के। साथ ही जो माइक होता है, माइक्रोफोन होता है जिस पर वो बोलते हैं, वो अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं उनको जानबूझकर जो है बंद करा दिया जाता है। ये सर्टेन जो है आप कह सकते हैं एलिगेशंस जो है विपक्ष के द्वारा जो है लगाए गए हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर ऐतिहासिक रूप से बात कीजिएगा तो जो लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पद रहा है, ये कन्वेंशन के तौर पे कोई रिटर्न संविधान के आर्टिकल के अनुसार से नहीं, संविधान कन्वेंशन के तौर पे हमेशा जो है अपोजिशन है उसके पास रहता था। जब से 17th लोकसभा है तब से ये डिप्टी स्पीकर का पद जो है खाली है। अब इसमें अपोजिशन का कहना है या फिर अब संवैधानिक जो इसमें है प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट है ये कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है, इच्छा पे नहीं है, वह मैंडेटरी है और उसको अगर अपॉइंट नहीं होता है तो यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। तो इस तरीके की बात जो है कही जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, इस साथ ही अपोजिशन का यह भी कहना है कि अब स्पीकर अगर जो है बीमार है या रिजाइन दे रहे तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होता है कि उनके बदले जो प्रोसीडिंग्स है वो कौन लीड करेंगे। तो ये सारी बातें जो है कही जा रही है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको स्पीकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप हमेशा देखिएगा कि न्यूज में रहेगा स्पीकर के अगेंस्ट, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सर्टेन स्पेशल पावर्स है लोकसभा स्पीकर के पास जो कि उनको बहुत स्पेशल बनाता है। उसमें से सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन में जो अगर आपको पता है कि जब तक 2/3 या उससे अधिक अगर जो मेंबर्स होता है किसी पार्टी से अगर दूसरे में जाके मर्ज हो जाते हैं तब तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उससे कम अगर सदस्य जब कभी भी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो है आप कह सकते हैं कि चांस रहेगा। और लेकिन उसको फैसला कौन करते हैं, तो वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो जो एंटी डिफेक्शन में जो इनको पावर है वह एक स्पेशल पावर है। प्लस किसी भी बिल को मनी बिल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर। अब इसका देखिए कि अगर आप समझ के देखिए एडवांटेज क्या है। अगर सपोज कीजिए कि कोई सरकार है जिसका कि लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में पास कराने में मुश्किल है, आप कह सकते हैं किसी बिल पर सहमति बनाने में, क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वो कहां से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग उसको इलेक्ट करते हैं। तो हो सकता है सेंटर में जिस पार्टी की सरकार हो लेकिन अधिकतर राज्य में अपोजिशन के जो पार्टी है उनका सरकार हो, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम रहेगा जिनका कि केंद्र में सरकार है लोकसभा में अगर तो। और उस समय में राज्यसभा में बिल पास कराने में मुश्किल हो सकती है।
तो ऐसे समय में अगर लोकसभा का स्पीकर अगर उसको मनी बिल बना दे तो वो बिल बहुत आसानी से पास हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि मनी बिल को जब पास कराने में जो लोकसभा का आप कह सकते हैं पावर अल्टीमेट है, तो उसके कारण आप कह सकते हैं कि राज्यसभा पर डिपेंडेंसी कम हो जाता है, या वहां पर बहुमत नहीं भी है तो काम हो जाएगा, सरकार जिस तरीके की पॉलिसी बनाना चाहेगा वो बन जाती है। तो इसके कारण ये जो साथ ही अगर कभी देखिएगा कि देखते होंगे पॉलिटिकल क्राइसिस में कि अगर जो सबसे बड़ी पार्टी है अगर उसके पास 2-3 विधायक कम है मेजोरिटी से, तो जो अपोजिशन पार्टी से बहुत सारी छोटी पार्टी है अगर उनके सर्टेन जो एमएलए या एमपी को अगर अपने पक्ष में मिला लें तो आप कह सकते वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन आपके पास यह भी रहेगा कि उन पर एंटी डिफेक्शन लग सकता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन का फाइनल अथॉरिटी कौन किनके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास, तो वो उस पर जजमेंट ही नहीं देते हैं। तो उसके कारण क्या है कि सरकार बनाना आसान हो जाता है और वो 5 साल जो है कैरी कर पाते हैं। तो ये कुछ उस तरीके के प्रोविजंस हैं जिसका के कारण जो है लोकसभा का स्पीकर जो है का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पे किस तरीके से मतलब बहुत तरीके के सुधार की बातें चलते रहती है। एक कोर्ट में जजमेंट में भी गया था तो उसमें यह कहा गया था कि उस जजमेंट का नाम याद रखिएगा, किहोतो होलोहन। इसमें क्या हुआ कि जो 10th जो शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन को डील करता है उसको तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया, लेकिन यह बात बोला कि जो स्पीकर अगर किसी चीज को फैसला करते हैं कि हाँ ये डिस्क्वालीफाई होगा या क्वालिफाई होगा तो वह जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचेगा। लेकिन अब इसका भी देखिए किस तरीके से आप कह सकते हैं लूपहोल्स बना हुआ है कि जुडिशियरी के पास तो तब जाएगा ना जब लोकसभा स्पीकर जो है उस पर कोई जजमेंट देंगे। बहुत बार होता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो पेंडिंग ही रह जाता, तब तक 5 साल समाप्त हो जाता है। तो यह जो है आप कह सकते हैं कि एक लूपहोल्स है, अभी भी एम्बिग्यूटी इसमें जो है बना हुआ है। साथ ही एक आर्टिकल 122 है जो आप जानते हैं कि कोर्ट को प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग किस प्रकार से चलता है उसको लेके। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स था आज जो है न्यूज में, आप इसको अच्छे से जरूर कवर कीजिएगा। एग्जाम्स में रिपीटेटिव क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। एक अभी न्यूज में आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड मुस्लिम इनहेरिटेंस को लेकर। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है। ओरल ऑब्जर्वेशन मतलब कोई रिटेन में डिक्री नहीं है, लेकिन उन जो है आप ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें यह कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसके विजडम पर छोड़ देना चाहिए कि किस प्रकार से जो मुस्लिम इनहेरिटेंस है उसके जो कानून है किस प्रकार से जो है लागू होने चाहिए, उसमें चेंज होने चाहिए। ठीक है, जो शरीयत लॉ है। अब देखिए इसमें आपको समझाते हैं तब आपकी जो है ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देखिए है क्या कि यूसीसी क्या है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यह क्या है? डीपीएसपी है। आप सभी जानते हैं कि डीपीएसपी वह चीज होता है जब हमारा संविधान बन रहा था तो सर्टेन प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स में रखा गया, जहां पर कि उसको आप वायलेशन होता है किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का तो डायरेक्ट कोर्ट में जाके आप कह सकते हैं अपील कर सकते हैं, वहां पर रिट का जो है प्रोविजंस किया गया। लेकिन डीपीएसपी में क्या है कि इनफोर्सेबल नहीं है, वह एक गाइडलाइंस है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि उसके आलोक में वो अपना नीतिगत डिसीजन ले या उसको लागू करने के लिए कानून बनाए। तो यूसीसी भी आर्टिकल 44 के तहत उसी प्रकार का एक प्रोविजन है डीपीएसपी के तहत। जब संविधान सभा में भी इस पर बहुत डिस्कशन हुआ था, हमारे जो संविधान निर्माता आप कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर वह भी इस पक्ष में थे कि यह लागू होना चाहिए। जब एक देश है तो एक टाइप का ही कानून जो है आपका होना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं वेरियस डिसएग्रीमेंट था और सोसाइटी के उस समय के प्रिपेयर्डनेस को देखते हुए वो लागू नहीं किया गया। तब से यह हमेशा जो है एक डिस्कशन हमेशा रहता है। सेकुलर अगर कंट्री है तो सेकुलर जो है कानून होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि दो चीज के बीच की कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 44 जहां यूसीसी की बात करता है तो वहीं आर्टिकल 25 जो है
रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 26 जो है में जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार से या मेजोरिटी ग्रुप से किस प्रकार से अपने जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनको कैसे मैनेज करेंगे, इस सब का चर्चा इसमें आपका आर्टिकल 25 से 26 में है। अब यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि यूसीसी की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखिएगा तो ये सारा मैटर है इन्हें आपका पर्सनल लॉ को लेके, ठीक है। पर्सनल लॉ किसको बोलते हैं, जैसे जिसमें किसी एडॉप्शन को लेके है, इनहेरिटेंस को लेके है, मैरिज को लेके है, यानी पर्सनल, ठीक है। किसी का शादी से संबंधित जो मैटर है, ठीक है, किसी का जो है बच्चे को गोद लेने को लेके है, संपत्ति को लेके है, इस तरीके का मैटर पर्सनल लॉ में डील होता है। अब इसको लेके एक मेजर आप कह सकते हैं एपिसोड हुआ या मेजर घटनाक्रम हुआ 1980 में, जब फर्स्ट टाइम 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट का नाम था शाह बानो केस, ठीक है। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, जिसके तहत होता क्या है कि अगर कोई मेल अगर फीमेल को जो है तलाक देता है तो उसको मेंटेनेंस का प्रोविजंस होता है, यानी उसको खर्चा जो है जो सर्टेन जो मिनिमम बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए देने होते हैं। तो मुस्लिम्स के जो कानून थे उसमें नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में यह कहा कि यह जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है यह मुस्लिम्स के लिए भी लागू होगा। लेकिन तत्कालीन जो उस समय की सरकार थी उसने 1986 में एक नया कानून बनाया। उस कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। उसके माध्यम से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया, यानी वो फिर से वही चला गया, यानी फिर से मेंटेनेंस नहीं मिलने लगा क्योंकि एक्ट ही नया बना दिया गया। अब क्या है कि उसके बाद एक मेजर घटनाक्रम होता है सरला मुदगल केस में। सरला मुदगल केस आपका 1995 में है। यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे हिंदू जिनको कि आप सपोज कीजिए कि 2 शादी करना है, तो वो क्या कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से जो है आपका आप 2 से अधिक शादी अगर करना है तो उस समय वो क्या कर रहे थे कि वो मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट कर ले रहे थे। मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट करने से क्या होता है कि आपको पता है कि उस धर्म में आप जो है 2 या 2 से अधिक मैरिज कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सारे जो है कोर्ट केसेस हुए। अब यहां पर सरला मुदगल केस में यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि अगर कोई हिंदू मेल जो है अगर वो क्या करता है कि बिना तलाक दिए हुए अगर इस्लाम को इस आधार पर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वह दूसरी शादी कर सकता है तो वह जो है ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। वो आईपीसी का जो सेक्शन है 494 उसके तहत ऑफेंस माना जाएगा। ये देखिए यहां पर आपका दूसरा मेजर जो आप कह सकते हैं हुआ। उसके बाद 2017 में आप जानते हैं कि सायरा बानो केस हुआ। पहला क्या था शाह बानो केस, यहां पर सायरा बानो केस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जजमेंट दिया कि जहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया या उस प्रोविजंस को आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक डाउन कर दिया, जहां पर कि इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक होता था, जहां पर कि 3 बार अगर तलाक बोलने से जो है मुस्लिम जो मेन है वो जो है वो तलाक दे सकते थे। तो इसको जो है आप कह सकते हैं स्ट्राइक डाउन कर दिया गया इस प्रोविजंस को। और इसके आलोक में ही आप कह सकते हैं पार्लियामेंट ने एक अलग से कानून भी बनाया, उसका नाम था मुस्लिम मेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो यह जो है आप कह सकते हैं कि एक दिशा में बढ़ा, लेकिन यह आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक रिफॉर्म है जहां पर किसी ट्रिपल तलाक को जो है में जो आप कह सकते हैं कि जो कमी थी उसको दूर किया गया, लेकिन कंप्रिहेंसिव यूसीसी नहीं आ पाया। यूसीसी तब आएगा जब जितने भी आप कंट्री के लोग हैं सबके लिए पर्सनल लॉ सेम हो जाए, यानी शादी का सबके लिए कानून एक हो, बच्चे को एडॉप्शन को लेकर सबको। तो एक दिशा में एक कदम उठा, लेकिन जो है अभी जो दूसरा चर्चा उठता है वो है इनहेरिटेंस को लेकर। इसके बाद जो है फर्स्ट राज्य बना उत्तराखंड 2024 में जो है वो यूसीसी को जो है वो एडॉप्ट किया।
अभी का मैटर है इनहेरिटेंस को लेके, मतलब किस प्रकार से संपत्ति का जो बंटवारा हो उसको लेके हो। अब देखिए 2005 में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हिंदू जो आप कह सकते हैं कि सक्सेशन एक्ट में मेल और फीमेल को आपको बराबर का हक मिल गया, ठीक है, यानी को पेरेंट्सर हो गए हिंदू में महिलाएं, यानी अगर दो, एक बेटा एक बेटी है तो 50-50% दोनों का शेयर होगा हिंदू में। मुस्लिम्स में अगर एक बेटा एक बेटी है तो क्या हो रहा है कि जो सन को शेयर है वो दुगना मिलता है आपका डॉटर का, ठीक है, यानी यहां पर समझ के चलिए कि अगर एक बेटा एक बेटी है तो 2 हिस्सा मिलेगा सन को और 1 हिस्सा मिलेगा बेटी को, यानी कि अगर एक बेटा एक बेटी है तो 66% आपका हिस्सा चला जाएगा मेल को और 33% जो है वो फीमेल को जाएगा। इसी प्रकार से रहता है कि अगर आप विडो के बारे में बात कीजिएगा, अगर बच्चे हैं तो महिलाओं को 1/8 मिलता है मुस्लिम्स में, ठीक है, जबकि अगर हिंदू में क्या है इक्वल शेयर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सपोज करिए कि हस्बैंड का डेथ हो गया और वाइफ अगर जीवित है तो उसको 33 तीनों को मिलेगा, बेटा को भी और जो वाइफ है उनको भी और बेटी को भी। मुस्लिम्स में नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में क्या है, अगर बच्चे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो 1/8 मिलेगा और अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 मिलेगा। तो ये जो है उनका जो कानून है किस तरीके से चल रहा है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का कानून है, उस हिसाब से कानून जो है चल रहा है। जबकि 2005 में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन मूल एक्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत जो इनहेरिटेंस का जो मैटर है वो हिंदूज के बीच में शेयर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके अभी ये मैटर चलते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें जो चेंजेस का चीज है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दिया कि यह पार्लियामेंट के विजडम पर जो है के द्वारा पर अभी छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट को निर्णय इसमें लेना चाहिए या उस पर जो है अभी तत्काल रूप से छोड़ दिया गया है। तो तत्काल आपको यह चीज समझ में आएगा कि इस रिफॉर्म में जो है आप कह सकते हैं जुडिशरी के द्वारा आप प्रोएक्टिव जो है या फिर उस तरीके से अप्रोच से अभी बचा गया है। भविष्य में हो सकता है वेरियस तरीके का कुछ जजमेंट आए या पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर एक्ट बनाया जाता है तो उसके क्रम में फिर से अगर सुनवाई होती तो फिर हो सकता है कुछ आए। अब आपको यह समझ में आएगा कि ये तो पर्सनल मैटर जो है कोर्ट का इंटरफेरेंस जो है जुडिशियल ओवररीच टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे समझ, कोर्ट क्या देखता है या जो आपका ट्रिपल तलाक को जो स्ट्रक डाउन किया गया वो किस आधार पर किया गया, एक बोलते हैं उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कोर्ट क्या देखता है ना कि जो भी प्रैक्टिस है वो क्या उस रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है क्या। जैसे कि हिंदू में देखिएगा चाहे सबरीमाला का मंदिर में जाना अलाउ नहीं था महिलाओं को, तो वो जजमेंट दिया गया। उसी तरीके से ट्रिपल तलाक दिया गया। तो ये सारा चीज उस आधार पे दिया जाता है कि जो प्रैक्टिस अपनाया जा रहा है क्या वो उस रिलीजन के एसेंशियल प्रैक्टिस है, तब उसी को डिसाइड करता है। तो उसमें क्या उसी के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि यह जो आपका एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है ट्रिपल तलाक जो है, और इसकी के आधार पर वो स्ट्रक डाउन किया था। तो उसी प्रकार से हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई जजमेंट आए या उस तरीके से आए तो क्या ये जो इनहेरिटेंस का जो लॉ है शरीयत का, क्या वह एसेंशियल प्रैक्टिस है कि मेल को दुगना हिस्सा मिलेगा फीमेल का। तो इस पर जजमेंट भविष्य में आएगा, तो आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन कंसेप्चुअल इस तरीके से चीजें आपका जो है चला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक है इलेक्टोरल रोल्स SIR मास डिलीशन ऑफ वुमेन वोटर्स। देखिए अभी SIR मतलब आपको पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये किस लिए किया जाता है कि जब कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह लगता है कि जो रोल है यानी कि जो आपका वोटर लिस्ट है उसमें आप बड़े मात्रा पर डिस्क्रिपेंसी आ गया है या आप कह सकते हैं इंप्योरिटी आ गया है, ठीक है। किस आधार पे, उस आधार पे कि बहुत सारे लोग का नाम जो है 20 साल पहले डेड हो गया, उनका नाम पड़ा हुआ है, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम पड़ा हुआ है, या ऐसा हो सकता है महिलाएं जो है शादी करके अपने कह सकते हैं ससुराल में जो है सेटल हो गए लेकिन उनका नाम अभी भी जो उनका मायके है वहां पर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके का अगर मेजर संख्या में लगता है तब उसको लेके जो है SIR जो है कराया जाता है उस तरीके की चीज को।
ऑल दो एनुअली भी जो है एनुअल रिवीजन होते, एनुअल समरी रिवीजन होता है, जहां पर कि जितने नाम एडिशन सब्ट्रैक्शन को जो है वो देखा जाता है। साथ ही इंटेंसिव रिवीजन्स भी होता है, जहां पर कि हाउस टू हाउस जाके वेरिफिकेशन कराया जाता है। लेकिन अभी जो SIR हो रहा है उसमें एक बात न्यूज में अभी आ रहा है कि महिलाओं का नाम मास डिलीशन हो गया। तो नहीं, इसमें आपको यह समझना है कि यह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर को नहीं दिखाता, यह उस चीज को दिखाता है कि आपका जो इंडिया का पैट्रियार्कल जो मैरिज सिस्टम है, यानी हो क्या रहा है, सपोज करके देखिए कि 18 से ऊपर जो होंगे वो तो अपना वोटर कार्ड बनवा लेंगे। तो जो महिलाएं 18 को ऊपर हो गई, वोटर कार्ड बना ली, उसके बाद शादी अगर 25 में हुआ, 22 में हुआ, 27 में हुआ, तो वो अपना जो है अपने हस्बैंड का जो घर होगा वहां वो सेटल हो गई होंगी, लेकिन उनका नाम अभी भी वो वहां से हटा नहीं होगा। तो जब अभी इंटेंसिव तरीके से अभी इस पर काम हुआ है, तो उसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम हटा होगा। तो यह मोर लाइकली है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं होके जो हम लोगों का पैट्रियार्कल जो मैरिज सिस्टम है उसके कारण जो है ये चीज हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं। प्लस आपको यह कंसेप्ट के आधार पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्टिकल 324 है, जिसके तहत जो है आपको इलेक्शन कमीशन को यह पावर है कि वह जो है रोल को यानी वोटर लिस्ट को वो सुपरिटेंडेंस कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है या कंट्रोल कर सकता है। तो ये आर्टिकल 324 में जो पावर मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन को, उसी के तहत पावर का यूज करते हुए यह SIR जो है आपको कराया जाता है। बाकी आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन सेट किया गया। उसमें 18 ईयर्स से प्लस जो भी सिटीजन होंगे वह वोटर्स जो है बन सकते हैं अगर वह वहां के ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स है, यानी वो वहां पर अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो वहां पर रह सकते हैं। उसी प्रकार से जो आपका एक इलेक्टोरल रूल्स 1960 है, जिसके तहत उस तरीके का प्रावधान है कि किस प्रकार से हाउस टू हाउस जाके, डोर टू डोर जाके जो है उनका आपको सर्वे करना है और SIR करना है, यानी कंप्रिहेंसिव जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसका रूल्स क्या है आपका, वो तो आर्टिकल कौन सा हो गया 324। ठीक है, और रूल्स किसके तहत ये हो रहा, तो इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जा सकता है, आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों महिलाओं का नाम अधिक जो है डिलीट हुआ, आपसे हम चर्चा किए, उम्मीद करते हैं कि वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है न्यूज उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है 41% इल्यूजन 16th फिनांस कमीशन। अब देखिए, अभी आपको पता है कि 16th फिनांस कमीशन जो है का रिकमेंडेशन आ गया है। फिनांस कमीशन आपको पता है कि आर्टिकल 280 के तहत जो है कंस्टिट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। अभी जो रिसेंट जो अभी 16th फिनांस कमीशन है वो हर बार वो रिकमेंडेशन चेंज होते रहता है। तो अभी जो 15th फिनांस कमीशन था उसमें 41% जो है वह डिसाइड किया गया था कि जो डिविजिबल शेयर रहेगा उसका 41% शेयर राज्यों को दिया जाएगा। ठीक है, अब उसी को मेंटेन किया, लेकिन जो न्यूज़पेपर द हिंदू में दिया है उसमें बोला गया है, बताया गया कि यह जो है इल्यूजन है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल्स में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो सर्टेन आर्टिकल्स को पहले समझिए। देखिए, आर्टिकल 270 को अगर आप समझिएगा तो यहां ये कहा गया कि जो इसमें उस चीज की चर्चा है कि जो टैक्स लेविड यानी टैक्स जो लगाया गया उसको राज्यों के बीच बंटवारा किया जाना है। लेकिन कौन कौन से टैक्स, उसमें आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाएगा, जो सेंट्रल GST है वो आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा। इस तरीके का आपका जो है आर्टिकल 270 के तहत आपका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 271 है जहां पर की चर्चा है सरचार्ज को, यानी कोई टैक्स लगा हुआ, सपोज कीजिए किसी चीज पर अगर टैक्स 10% लगा हुआ तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सरचार्ज, यानी टैक्स ऑन टैक्स का कंसेप्ट है सरचार्ज। आप सुनते होंगे कि एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, यानी किसी चीज पर जितना टैक्स लगा उसके ऊपर जनरली आप सुनते होंगे कि 2% एजुकेशन सेस है, 2% हेल्थ सेस है। तो यह जो पैसा है वो आपका कहां जाता है, डायरेक्टली केंद्र को जाता है और उसी के पास रहता है। जबकि इनकम टैक्स का पैसा है या आपका कॉर्पोरेशन टैक्स का पैसा है
या फिर कस्टम्स का पैसा है, CGST का पैसा, वो राज्य और सेंटर और राज्य के बीच में बंटता है। अब मान लीजिए कि 100 रुपया आया, सब मिला के इनकम टैक्स को जोड़ के, कॉर्पोरेशन टैक्स को जोड़ के या अन्य जो टैक्सेस हैं, तो आपका 41% राज्यों को मिलेगा, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। 59% केंद्र के पास रह गया। लेकिन जो आपका से जो सरचार्ज या सेस से जो पैसा आता है वह राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होके वो पूरा पैसा केंद्र के पास रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अभी ये कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल का ये कहा के माध्यम से कहना है ऑथर का कि जो डिविजिबल पूल है, यानी जो इससे जो टैक्स आ रहा है इसमें रिडक्शन हुआ है डिविजिबल पूल में, और सरचार्ज, शेष और सरचार्ज के माध्यम से ज्यादा कलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि केंद्र के पास अधिक पैसा जा रहा है जबकि राज्यों के पास कम पैसा जाएगा। ऑल्दो वो देखने में 41% ही लगेगा, ऐसा जो ऑथर है उनका इसमें कहना है। तो यह क्या हो गया कि 41% जो है इल्यूजन के तरीके से है, उस तरीके से की बात जो है की गई है। यहीं पर थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली और समझ लेना चाहिए कि जो किसी भी राज्य को जो पैसा मिलता है, अब यहां पर तो आप समझ गए कि सेंटर को कैसे पैसा मिलता है और राज्य को कैसे पैसा मिलता है। आपको 59% वहां रह गया और 41% राज्यों के बीच बटेगा। लेकिन बिहार को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, तो उसके लिए जो कमीशन होते हैं वो वेरियस जो है क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। 15th फिनांस कमीशन में जो क्राइटेरिया था ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया है, 1-2 को जो है ड्रॉप किया गया और एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया। फिजिकल इफर्ट करके एक क्राइटेरिया था 15th फिनांस में, जिसको कि अभी हटा दिया गया है। यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन किसी का कितना अच्छा है उस पर 2.5% मतलब जो पैरामीटर सेट होता था उसमें था। 16th फिनांस में इसको हटा दिया गया। लेकिन एक नया पैरामीटर ऐड किया गया है, वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि किस राज्य का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है उस आधार पे भी उसको उस राज्य को पैसा केंद्र से मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें एक नया चीज ऐड किया गया। अब कुछ सर्टेन और तरीके के जो पैरामीटर्स होते हैं जो पूर्व के 15th फिनांस में भी थे, उसमें से एक है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोज किया जाए कि पूरे देश का एक एवरेज आप मीडियन मान लीजिए इनकम जो भी है, ठीक है, पर कैपिटा अगर आप मान लीजिए पूरे देश का एक सर्टेन लिमिट्स आप मान लीजिए, उसके अगर ऊपर किसी राज्य का है पर कैपिटा, अगर आप नेशनल एवरेज के हिसाब से देख लीजिए तो किसी राज्य का ऊपर होगा, किसी राज्य का नीचे होगा। तो कंसेप्ट यह है कि जो नीचे राज्य है उनको भी एवरेज तक तो पहुंचाना है, तो उस हिसाब से अधिक पैसा देने की जरूरत है। तो इसलिए जितना पैसा कितना पैसा दिया जाना है उसमें से एक मेजर जो फैक्टर जो डिसाइड करता है वो है इनकम डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले जो ये फैक्टर जो आप कह सकते हैं जो वेट एवरेज जो लिया जाता था उसमें पहले आपका 45% था, अब इसको घटा के 42.5% किया गया। यानी इससे बिहार जैसे राज्यों को आप कह सकते हैं कि कम पैसा मिलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बिहार नीचे होगा एवरेज इनकम स्टेट से। उसी तरीके से पॉपुलेशन का पहले जो वेटेड एवरेज में शेयर था वो था 15%, अभी उसको बढ़ा के 17.99% किया गया। तो इसमें जो लार्जर स्टेट है उनको बेनिफिट हो सकता है, इस वाले पैरामीटर से बिहार यूपी जैसे स्टेट को फायदा हो सकता है। उसी तरीके से एक डेमोग्राफिक जो डिविडेंड्स है, परफॉर्मेंस है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल में बढ़िया काम किए उसका एक पैरामीटर्स होता था। तो उसमें पहले 15% था, अब जो है पहले 12.5% था, उसको घटा के 10% किएगा। 100 के जो स्टेट है इसको लेके क्रिटिसाइज करते रहते हैं। एरिया जो है उस पर पहले 15% था, अभी 19%। तो इसमें भी बिहार यूपी जैसे राज्य को बेनिफिट हो सकता है। फॉरेस्ट कवर के आधार पर भी पहले 10% था, अभी भी 10% है। ठीक है, फिजिकल इफर्ट के बारे में आपको बता दिया कि पहले ये पैरामीटर था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन नया जो मेजर जो चेंज है जो 10% वाला बात है वह स्पेशली बिहार या यूपी जैसे राज्य के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन होगा उस राज्य का उस अनुसार से जो वेटेड एवरेज है उसमें 10% ये डिसाइड करेगा, जो पूर्व में नहीं था। तो जो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे राज्यों को स्टेट में शेयर अधिक मिलने की संभावना है एक्सपर्ट के अनुसार, जिसको कि क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा कि जो राज्य पहले से डेवलप है उन्हीं को और अधिक पैसा जो है
मिलेगा। तो ये जो क्रिटिसिज्म भी आपको न्यूज में देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एफडीआई रूल्स में अमेंडमेंट जो है आपका अनाउंस हुआ है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर। देखिए एक प्रेस नोट जो है के माध्यम से इस चीज को अनाउंस किया गया है कि जो है आप प्रेस नोट 3 था जिसको कि यूनियन कैबिनेट जो है उसको आप कह सकते हैं अमेंड किया है, जिसके द्वारा क्या हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि पहले जब कोविड का समय था उसके बाद जो है उसी बीच गलवान वैली में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय किसी भी प्रकार के चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में रोकना का डिसीजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है लिया गया था। अब क्या है कि उसमें थोड़ा सा जो है चेंज किया गया है। अब तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्यों किया गया था। तब समझ गया कि कोविड-19 चल रहा था, गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उस समय जो है प्रैक्टिकल डिसीजन यही था। अब इसको इंडिया क्यों रिलैक्स कर रहा, तो सबसे पहले इसको हम लोगों को समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला कारण है पीएलआई स्कीम गैप। देखिए आपको पता है पीएलआई स्कीम गैप क्या है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो कोई कंपनी है अगर जितना एक्सपोर्ट करेगा उस अनुसार से उनको परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। अब हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि स्पेशली सोलर से सेल्स जो कंपनी बना रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो बना रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चाइना से आते थे, ठीक है, या चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट था। स्पेशली जो आप बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना का मोनोपोली है, तो न टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, नहीं चाइनीज कैपिटल इसमें आ रहा था। तो इसके कारण इस तरीके की जो कंपनी था वो एडवांटेज जो डोमेस्टिक जो इंसेंटिव दिए गए थे नहीं लिया जा रहा था। तो अब इन चीजों को भी देखते हुए यह स्टेप जो है लिया जा रहा है। दूसरा, बैटरी में आपको बताया कि जो आपका बैटरी है उसमें मोनोपोली था, बेहतर टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास था। तो अगर अलाउ किया जाएगा तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया जो है उसे कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी का भी जरूरत है। प्लस क्या होता है, एक स्ट्रेटजी चलता है चाइना प्लस वन। जो वेस्टर्न कंट्री हैं बहुत सारा आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में किया गया है। उन लोगों का फोकस है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है कि चाइना से हटके जो अदर दूसरे नेशंस है जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन अब इंडिया में भी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना है या सर्टेन चीजों, तो कुछ जो सप्लाई चेन्स का सर्टेन मटेरियल जो है आपको चाइना से लेना पड़ता है। तो उसको करने के लिए भी चाइना से जो है एफडीआई का जरूरत पड़ेगा। प्लस एक चीज इसमें एक चीज किया गया है, एक कंसेप्ट दिया गया है कि थ्रेशोल्ड फिक्स किया गया कि बेनिफिशियल ओनरशिप, यानी उसको बेनिफिशियल ओनरशिप कहते हैं कि जो कंपनी या जो एंटिटी में 25% से कम शेयर रहेगा चाइनीज का, ताकि उस पर कोई इफेक्टिव जो है कंट्रोल उस कंपनी पर नहीं हो, उसी वहीं पर चाइना जो है इन्वेस्ट कर सकता है, एफडीआई ला सकता है। यानी कोई भी कंपनी जो है उसमें मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया गया 25% तक, उसके ऊपर नहीं करेगा, नहीं तो वो फिर इफेक्टिव कंट्रोल धीरे धीरे क्योंकि जिसका शेयर होगा उस अनुसार से कंपनी को उतना ये करेगा। ऑल दो इसमें ये कहा गया, ये क्रिटिक्स का कहना कि हो सकता है चाइना जो है जो राउंड ट्रिपिंग होता है सिंगापुर या मॉरिशस ऐसे कंट्री के माध्यम से वो अपना कैपिटल जो है रीडाइवर्ट करके इंडिया में ये करे। तो ये एक जो चीज है आप भी इस पर जो है कॉशियस रहने का जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया चाइना की बात किए हैं तो इंडिया चाइना के अगर केस में देखिएगा तो सबसे बड़ा आपको फैक्टर देखने को मिलेगा, इंडिया ट्रेड डेफिसिट बड़े 185 बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है इंडिया ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। और टोटल जो है आपका 185 में 85 और टोटल 118 बिलियन जो यूएस डॉलर है उतना का ट्रेड होता है। तो आप देखिए कि जितना का ट्रेड है उसके तुलनात्मक जो है ट्रेड डेफिसिट जो है कितना है। और चाइना इंपोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, आपको पता है कि इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट करता है वो आपको पता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में करता है। उसका जो एपीआई है यानी मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है उसका लगभग 70% जो है चीज जो है चाइना से आता है। तो यह देखिए डिपेंडेंसी है। उसी प्रकार से जो सोलर सेल्स जो है
उसमें आपका 80% डिपेंडेंसी है। ठीक है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंपोर्ट की बात कीजिएगा तो वहां पर भी मेजोरिटी ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो आपका चाइना से आता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है एक प्रैग्मेटिक जो है इंगेजमेंट जो है चाइना के साथ किया गया। जब समय था तब भारत ने जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी दिखाया, लेकिन अभी ना युद्ध हो रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे समय में जो है ये प्रैग्मेटिक डिसीजन जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। इस पर बहुत सारा वीडियो पूर्व में भी इस चैनल पर बना हुआ है। आज हम इसको बस शॉर्ट में आपसे ये करेंगे कि जो, क्योंकि यह रनिंग न्यूज है, डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो बस हम लोग थोड़ा सा ये जो है इसमें सिर्फ ये आपको ध्यान देना है कि अभी जो ईरान के जो फिनांस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आपका इस बात को एसर्ट किए हैं कि जितना जरूरत होगा ईरान जो है तब तक जो है लड़ाई को जारी रखे हुए रहेगा। ठीक है, और जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल से जो है उनके द्वारा ये कहा गया, सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, कि अमेरिका के लिए ऐसा ना हो कि स्टेट ऑफ होमरुज जो है वो स्टेट ऑफ डिफीट जो है बन जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है अभी बयान में है। बाकी सारी चीजें बस शॉर्ट में थोड़ा सा हम रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो लगातार चल रहा है। आपको पता ही है स्टेट ऑफ होर्मुज क्या है, कि ईरान अगर नॉर्थ में है तो ओमान साउथ में है, दोनों के बीच आपको ये पास करता है जो स्टेट ऑफ होर्मुज। 33 किलोमीटर का जो है आपका ये कह सकते हैं कि स्टेट है जो है स्टेट ऑफ होर्मुज जो है। ठीक है, तो ये लगभग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पूरे दुनिया में जितना भी तेल का सप्लाई उसको 20% यहाँ से जाता है, पूरे ग्लोबल का। इंडिया का केस का तो देखिएगा तो सर्टेन रिपोर्ट्स कहते हैं 40 to 45%, सर्टेन रिपोर्ट्स इवन के 65% तक कहते हैं कि जितना इंडिया अपना इंपोर्ट करता है उसका 60 से 65% तेल पर्सियन गल्फ से होते हुए स्टेट ऑफ होर्मुज से ही जाता है। तो इतना ये क्रिटिकल जो है इंपॉर्टेंट जगह है। स्पेशली जो इंडिया है उसका 70 to 80% जो है आपका आप ये जो गैस है वो आपका कतर से जो है इसी रीजन से आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता है स्टेट ऑफ होर्मुज का लोकेशन है। साथ ही लगभग 90 लाख से अधिक लोग जो है इंडिया के लोग जो है पर्सियन गल्फ में काम करते हैं, तो वहां से ह्यूज अमाउंट में रेमिटेंस भी आता है। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रुका रहता, एक साइड तो पर्सियन गल्फ है, बीच में आपका सऊदी अरेबिया यमन जैसे कंट्री है, फिर इस साइड में आपको पता है कि रेड सी भी है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2000 स्पेशली 23 के बाद से, तब से जो प्रॉक्सी ग्रुप है, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे ईरान का बहुत सारा प्रॉक्सी ग्रुप है, वो खुद से नहीं वहां पर लड़ाई लड़ता, लेकिन उसके ग्रुप से, जैसे कि येमेन में जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हौती ग्रुप। हौती ग्रुप क्या करता है कि जो रेड शिप से जो सी आ रहे हैं, जो शिप आते हैं उस पर हमला करता है। इसके कारण हो क्या रहा है कि इवन भारत को भी जो यूरोप से अगर ट्रेड करना रहता है तो यही रास्ते से जाना रहता है, रेड सी के माध्यम से। तो अगर उस तरीके का इशू रहता है तो पूरा वो अफ्रीका के नीचे से आना पड़ता है, तो लगभग 2 वीक एक्स्ट्रा समय लगता है, प्लस शिपिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये सारा इशू है। उसी तरीके से लेबनान में जो है प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, आप सभी को पता है। उसके बाद जो है हमास है गाजा में। ठीक है, उसी तरीके से कुर्द्स है आपका सीरिया और इराक वाले रीजन में। तो ये प्रॉक्सी जिसको कि ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोलता है, जो ईरान है वो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से बोलते हैं। तो ये सारा इशू जो है आप हमेशा न्यूज में रहता है, वो आप उसको ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से एक टर्म है IRGC, इसको भी आप समझिए, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए वहां जो रेगुलर आर्मी है उसके अलावे ये आपका इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है। ये क्या हुआ कि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आता है, आपको पता है कि थियोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर बना, यानी जो शरीयत का जो कानून है उस पर आधार पर बना, और वहीं पर कंसेप्ट आया था सुप्रीम लीडर का। ठीक है, तो यानी जिस फाउंडेशन पर जो रिवॉल्यूशन का जो फाउंडेशन था, जो आइडियोलॉजी था, उसको मेंटेन करके रखना ये काम है IRGC का। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वहां के रेगुलर आर्मी है जिस उससे ये अलग आर्मी है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका अपना नेवी है, अपना एयरफोर्स है, अपने जो है ग्राउंड फोर्सेस है, अपना मिसाइल्स है। ठीक है, साथ ही जो बाहर में जितना भी है जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है उसको ये IRGC ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझने के लिए ध्यान, प्लस इनका इकोनॉमिक पावर भी है। अब ये आप समझ के चलिए कि IRGC जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में काम करता है।
ये क्या है कि इनके पास अपना कंस्ट्रक्शंस का भी अब कंट्रोल होता है, प्लस जितना भी वहां पर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसको कंट्रोल करता है, जितना कंपनी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लगभग ये माना जाता है कि 20 से 40% जो इकोनॉमी को आईआरजीसी अकेले कंट्रोल करता है। तो फोर्स भी है प्लस इकोनॉमिक पावर भी है। ठीक है, और ये माना कहा गया है कि ये जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट है उसके पैरेलल या तो काम करता है या उसके ऊपर ही ये गवर्नमेंट काम करता है, और ये हार्ड लाइंस जो आपका आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। तो ये टर्म बार बार रहता है, तो आपको यह समझना चाहिए कि ये रेगुलर आर्मी से जो है आपका अलग है। हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया किस प्रकार से अपने स्ट्रेटेजिक बैलेंस को कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। देखिए, इंडिया का अगर आप इजराइल से देखिएगा तो इजराइल का सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट का आप कह सकते हैं बायर है वो इंडिया है। इंडिया उसी तरीके से वेरियस जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए इजराइल पर डिपेंडेंट है, चाहे वो बाराक मिसाइल्स हो या इंटेलिजेंस इनपुट्स में भी एक कोऑपरेशन रहता है, हेरोन ड्रोन है, उस तरीके का जो है इक्विपमेंट्स जो है आपका इजराइल से आते रहता है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी डिपेंडेंसी है। उसी तरीके से अगर ईरान से देखिएगा, ईरान भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो है चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ना कि चाबहार पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान जाया जा सकता है विदाउट बाईपास पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप और रसिया तक पहुंचा जा सकता है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के हिसाब से। ठीक है, उसी तरीके से गल्फ कंट्री जो अदर नेशन है वह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से एनर्जी मिलता है। वह लगभग बहुत सारे जो डायस्पोरा वहां पर है, रिमिटेंस वहां से आता है, एलएनजी का मेजर सोर्स जैसे कतर जैसे देश हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और यूएस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस क्या है, इंडिया के साथ लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्वाड जैसे ग्रुप में जो है इंडिया साथ में है। तो इंडिया अपना जो है स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी का यूज करते हुए सभी कंट्री से आप कह सकते हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो आप कह सकते हैं पॉलिसी इंडिया का बना हुआ है। और बहुत अच्छे तरीके से जो है इंडिया सारे कंट्री से जो है रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ विदाउट किसी के आप कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर ब्लॉक्स का जो है मेंबर्स इंडिया नहीं बना। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। एक न्यूज में है चाइना इंटरनल चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन। ठीक है, ये न्यूज बहुत अधिक काम करने है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि अभी हो क्या रहा है ना कि एक एडिटोरियल के माध्यम से जो है एम के नारायण जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सी जिनपिंग है वहां पर वो जो पीएलए जो वहां का है उसके लीडरशिप को जो है वो चेंज कर रहे हैं। इसका दो कारण ये बताया जाता है। एक कारण तो है कि बहुत सारा वहां देखिएगा जो भी वहां जो लीडरशिप रहा जो पीएलए का उसको वहां पर करप्शन के बहुत आरोप थे। तो एक तो शुद्ध कारण है कि एंटी करप्शन उनका ड्राइव भी है, साथ ही में जो है उनके राइवल्स जो है उसको भी वह जो है समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है अभी जो है चल रही है। ठीक है, हम लोगों को इसके बीच में चाइना के साथ क्या स्टैंड ऑफ है, क्या हम डिस्प्यूट है, उसको थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें जो इस आर्टिकल में चर्चा किया। जैसे गलवान वैली का डिस्प्यूट था तो वो क्या है कि कंप्लीटली तो रिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन हाँ पार्शियली जो है आपका रिजोल्व हो गया। 2021 के बाद से ही डिसएंगेजमेंट जो है आपका है, लेकिन अभी भी परमानेंटली जो है आप कह सकते हैं कि वो रिजोल्व नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप पैंगसंग जो आपका शो का जो इशू है वो भी आपका डिसएंगेज हो गया है। उसी तरीके से देपसंग जो प्लेन है उसमें अभी जो है डिस्प्यूट अभी भी जो है स्टिल कंटेस्टेड है। ठीक है, तो ये कहा गया कि अब जो है अभी चाइना के साथ जो है हमारे जो सर्टेन जो बॉर्डर इशू हैं वो अभी भी रिजोल्व है। और सी जिनपिंग अपने आप को अधिक पावरफुल बनाने के लिए जो है जो भी पीएलए के लीडरशिप है जो उनके राइवल्स हो सकते हैं उनको वो कह सकते हैं कि वो रास्ते से हटा रहे हैं या उनको जो है हटा रहे हैं वहां पे। तो ये मोर इम्पोर्टेंट है चाइना के इंटरनल के लिए, इंडिया के हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट है एलपीजी शॉर्टेज एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। आप सभी न्यूज़पेपर में बहुत जगह देख रहे होंगे
कि किस प्रकार से एलपीजी शॉर्टेज के बारे में जो है न्यूज जो है वेरियस न्यूज़पेपर में छपे हैं। लंबे लंबे लाइंस आपको देखने को दिख रहे होंगे। बहुत सारा यह भी न्यूज आ रहा है कि होटल रेस्टोरेंट जो है शट डाउन हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को कंसेप्चुअल बेसिस पर सर्टेन चीज को समझना है कि इंडिया कितना एलपीजी खुद से प्रोड्यूस करता है, कितना गैप है, और भारत सरकार अभी इन गैप्स को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है ले रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इकोसिस्टम, अगर इंडिया के एलपीजी के इकोसिस्टम को देखेंगे तो लगभग 12 से 13 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो खुद इंडिया प्रोड्यूस करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और रिक्वायरमेंट कितना का है, 27 प्लस, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 50% भी इंडिया अपने जो एलपीजी का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना खुद से प्रोड्यूस जो है नहीं करता। यानी 14 प्लस मिलियन मैट्रिक टन अगर आप देखिएगा तो दूसरे कंट्री से वो इंपोर्ट करता है। वो इंपोर्ट कहाँ करता है, ज्यादातर इंपोर्ट जो है इंडिया सऊदी अरब, कतर और यूएई से करता है। अब ये तीनों कंट्री कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ वाले रीजन में ही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या फिर यूएई हो सब। तब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इशू अभी चल रहा है, यहाँ पर वार की स्थिति है, क्राइसिस है, तो ये आपका एलपीजी गैस पर इसका इंपैक्ट नेचुरल है कि आपका पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिकता क्या होता है कि अभी जो 99% जो इंडियन घर हैं वहां पर एसएस है, ऑल्दो रिचार्ज हो सकता है कि कुछ कम रहे, लेकिन पूरे इंडिया में लगभग लोगों के पास जो है एक एलपीजी गैस का कनेक्शन है ही। क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब आया था तो उसके माध्यम से लगभग 100% कवरेज किया गया था। 10 करोड़ लोग जो है जो बीपीएल फैमिली से थे उनको जो है फ्री कनेक्शन दिया गया था। ये सारी चीजें हैं। अब अभी हुआ क्या है, सर्टेन जब ऐसा चीज होता है तो सर्टेन जो एक्ट्स होते हैं उसमें जो पावर निहित होते हैं उसको इन्वोक किया जाता है। अब देखिए एसेंशियल कमोडिटीज जो है एक्ट 1955, इसमें यह पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन को, सप्लाई को या डिस्ट्रीब्यूशन को या प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। तो अभी क्या है कि अभी इसी के एवज में अभी आपको जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वहां से जो भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उसको यह निर्देश दिया गया है कि आप जो है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का जो है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोपेन और ब्यूटेन किस लिए, क्योंकि ये दोनों जो आपका जो कुकिंग जो घर में जो गैस सिलेंडर जिसमें यूज होता है उसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो गैस है उसका यूज होता है, ताकि किसी भी प्रकार से जो कुकिंग गैस है उसकी जो है किल्लत ना हो या उसकी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो रिफाइनरी होता है उसमें 3-4 तरीके का उसी गैस से बनता है। पहले है फर्टिलाइजर, फिर जो है सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, तो फोकस क्या हुआ, प्राथमिक नॉर्मल अगर केस रहता तो सबसे प्रायोरिटी पर फर्टिलाइजर, फिर सीएनजी, फिर एलपीजी। लेकिन अभी जो स्थिति है बाहर के कार्य स्थिति में, तो अभी प्राथमिकता पर एलपीजी को जो है फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपका है। साथ ही कुछ चीज और भी चल रहा है कि भारत जो है 2 जगह से, नॉर्वे से प्लस यूएसए से जो है आपको जो एलपीजी गैस है वो इंपोर्ट जो है अधिक से अधिक करेगा। वहां पर समस्या सिर्फ वही हो रहा है कि क्योंकि नॉर्वे से भी अगर आता है एलपीजी तो अप्रोक्सीमेट जो है आपका 2 मंथ का समय जो है लग सकता है। तो ये चीजें जो है अभी है इस न्यूज में रह रहा है। साथ ही इसमें यह भी आपको देखना है कि जो क्रूड ऑयल से संबंधित जो है, क्रूड ऑयल के बारे में है कि 2 मंथ का अभी इंडिया के पास जो है क्रूड ऑयल है, प्लस जो एसपीआर है जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो अभी 9.5 दिन का 9.5 डेज का है। एसपीआर कहाँ कहाँ पर है, तो वो विशाखापट्टनम में है, मंगलोर में है, पादुर में है, तो वहां पर है। लेकिन एलपीजी गैस में जो है जो शॉर्टेज जो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं उसके बारे में भी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जो है केंद्र सरकार का नहीं है कि कितने दिन का रिजर्व है क्या है। तो वो जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जो कंसेप्चुअल डिटेल्स थे उसके बारे में ही चर्चा किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अभी जो है असम में जो है एक स्कीम अनाउंस किया गया, जिसमें कि यह अनाउंस किया गया कि किस प्रकार से जो है अभी 1250 रुपया जो है वहां पर जो पर फैमिली है उनको जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब उसमें 90% जो बेनिफिशियरी होंगी वह जो है महिलाएं होंगी। ठीक है, और ये जो पैसा दिया जाएगा वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।
अब इसमें ये इस जो न्यूज में यह दिखाया गया कि अभी जब से ये डीबीटी लागू हुआ, ठीक है, तब से 3.48 लाख करोड़ जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है बचत हुआ, क्योंकि जो घोस्ट बेनिफिशियरी थे वो सारे के सारे जो है इससे गायब हो गए। और अभी क्योंकि जैम का यूज किया जा रहा है, जैम मतलब जनधन अकाउंट प्लस जो आधार और प्लस मोबाइल, तीनों का जो है कंपोजिशन है, और इसके माध्यम से जो आप कह सकते हैं जो घोस्ट बेनिफिशियरी जो आप एडवांटेज ले लेते थे वो नहीं हो रहा, तो ये चीज हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो है एक डिबेट चलता है कि यह जो है इलेक्शन के पहले जो है फ्री बी के रूप में है, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज जो है चलता है। अब इसमें एक तरफ ये होता है कि जो अभी पैसा दिया गया या इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, नोट इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है, जो भी महिला के अकाउंट में पैसा जाएगा तो उससे बच्चे का न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें इंप्रूव होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होगा वो भी मजबूत होता है, जेंडर जो न्यूट्रलिटी है वो आपका आता है, और स्टेट का ओब्लिगेशन है एज ए वेलफेयर स्टेट। तो ये सारी पॉजिटिव बातें जो है कही गई है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ कुछ निगेटिव भी कहा जाता है कि यह जो है आपका जो एमसीसी होता है, जो जिसके तहत चुनाव कंडक्ट होते हैं, उसका वायलेशन होता है, जो अपोजिट पार्टियां होते हैं उसको डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। आर्टिकल जो 14 है उनका जो है वायलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करप्ट बनता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होगी उसको ड्यू आप कह सकते हैं एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट अगर मतलब सॉरी इतना अगर डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किया जाता है इलेक्शन के पूर्व, तो हो सकता है कि जो फिजिकल आपका कह सकते हैं जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और उसके कारण एक चीज और होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घटेगा तो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके जो है वो कम होंगे, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मतलब कम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कही गई है, ठीक है। एक न्यूज है, राजस्थान में 2 चाइल्ड नॉर्म्स जो है रिपील किया गया है यूएलबी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसमें ये तो न्यूज है, अब हम लोगों को उसमें जानना है मेनली कि जो है अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दिया था जिसके माध्यम से अपहेल किया था इस प्रोसेस को कि 2 अगर चाइल्ड से ऊपर अगर बच्चे हैं तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। हरियाणा का एक केस था जिसको लेके आपका जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था कि यानी ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है, और राइट टू जो आपका कंटेस्ट है वह जो है स्टेच्यूटरी है, नोट फंडामेंटल नहीं है। मतलब कानून जो एक्ट आपका बनागा उसी के तहत आपका है, यानी स्टेच्यूटरी है। यानी तो एक्ट में अगर चेंज कर दिया जाता है तो उस हिसाब से फिर उसको रोका जा सकता है, यानी राज्य सरकार उसको कानून बनाया जा सकता है। और आर्टिकल अगर 243 अगर देखिएगा तो उसमें डिसाइड करने का जो कोई भी पंचायत है या अर्बन लोकल बॉडी है उसके क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर चेंज कर सकता है। तो इसको चेंज करते हुए यह कानून जो है राजस्थान में भी पहले बना था, अभी जो है उसको स्ट्रक डाउन जो है किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके भी पक्ष और विपक्ष में जो है बातें जो है कही जाती है, ठीक है। अब इसमें जो अगर आप देखिएगा कि इसमें यह कहा जाता है कि ये स्पेशली जो माइनॉरिटी ग्रुप है जहां पर की पॉपुलेशन अधिक रहता है तो उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होने से रोकता है कि अगर 2 से अधिक बच्चा है तो वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है जेंडर बर्डन भी आपका जो है बढ़ता है, महिलाओं को जो है ट्यूबेक्टोमी के तहत जो है कंप्लाई करना पड़ता है। उसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वह उस चीज को एडवोकेट करता है कि उसको इंसेंटिव दिया जाए, ना कि कोअर्सिव। यानी कि अगर 2 बच्चे से अधिक अगर होता है तो वो अगर कंटेस्ट नहीं करते हैं, इस तरीके का कानून बनेगा तो वो कोअर्सिव होगा, ना कि उनको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है पक्ष में और बातें कही जा रही है कि ये अच्छा डिसीजन है। इसके जो क्रिटिक्स है आप ओबियस कुछ जो है आप समझ सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी इसका किया जा रहा है। तो
यूपीएससी या बीपीएससी के लिए डायरेक्ट तो इसमें क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक स्पेशली राजस्थान का है, लेकिन हाँ न्यूज में था तो हम चर्चा कर लिए हैं इसको। ठीक है, अब लास्ट में क्यू के रेफरेंस में जो है सर्टेंस जो प्रीलिम्स बेस्ड जो कुछ फैक्ट्स है वो आप उसको एक ग्लास जो है स्लाइड को रोक के आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का विड्थ कितना है, डेली स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कितना जो है कंजम्पशन से जो तेल कितना फ्लो होता है, आईआरजीसी का फाउंडेशन कब हुआ, फिनांस कमीशन 16 के द्वारा स्टेट को कितना शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो हम ऊपर में चर्चा किए हैं उसी का बस प्रीलिम्स के हिसाब से एक क्विक समरी है, आप उसको जा सकते हैं। लास्ट में सिर्फ मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप सभी जो कंप्लीट पीडीएफ होगा उसको आप खुद से रीड कीजिए, साथ ही आपको किसी भी प्रकार का इस लेक्चर्स में अगर आपको कमी लगता है या कुछ सजेशंस लगता है तो आप जरूर जो है बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में हम लोग उसको जो है कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो था इस तरीके का, आप जरूर देखें, और अगर वीडियो को अगर अंत तक आप देखें तो जरूर सजेशंस दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।